चलिए आज के इस YouTube लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे जैसा कि मैंने आपको जीएसटी का टॉपिक स्टार्ट कराया था, कुछ बेसिक बताया था जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी के अंदर हम क्या करेंगे, आज वो जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो देखिए दोस्तों, आजकल का जो टाइम है, जो बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी टैक्सेस हैं सबको एबोलिश करके उसकी जगह एक कॉमन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स अप्लाई किया है, जिसका नाम क्या है, जीएसटी। तो अगर हम किसी डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं तो कोई भी ट्रेडर एक स्टेट में बिजनेस नहीं करता। वो आजकल जो है बिजनेस ग्लोबल हो गए हैं। अभी तो मैं सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहा हूँ कि एक स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी काम करता है, जबकि आजकल तो ऐसा हो गया कि लोग फॉरेन कंट्रीज में भी अपने बिजनेसेस करते हैं। तो अभी हम जो कंसंट्रेट करेंगे अपनी जीएसटी ट्रांजैक्शन के बारे में, तो सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे जो विद इन इंडियन इकोनॉमी में की जा रही है, यानी विद इन वन स्टेट एंड अपार्ट फ्रॉम विद इन इंडिया, यानी डिफरेंट स्टेट में भी आप अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अगर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जीएसटी के बारे में तीन चीजें पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहले मिलेगा आपको पढ़ने के लिए सीजीएसटी, दूसरा मिलेगा एसजीएसटी और तीसरा मिलेगा आपको आईजीएसटी। तो अगर मैं बात करता हूं स्टेट बेस्ड ट्रांजैक्शन के अंदर, तो अगर आप इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन ए स्टेट, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि जितनी भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे सेल और परचेज से रिलेटेड, तो वहां पर आपको सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी ये दोनों अप्लाई करने हैं। और जहां पर आपकी ट्रांजैक्शन होंगी कहां, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट का मतलब बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स, तो वहां पर आपको जितनी भी ट्रांजैक्शन करनी है, ऑल ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड एज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और वहां पर आपको क्या अप्लाई करना है, वहां पर सेल करते समय, इवन परचेज करते समय वहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि दो तरह की ट्रांजैक्शन है, एक वो जिसमें हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं और दूसरी ट्रांजैक्शन वो जिसके अंदर हम जीएसटी पे करते हैं। तो याद रखिए, दो तरह के आपको जीएसटी यहां पर पढ़ने को मिलेंगे। नंबर एक, व्हेन जीएसटी इज चार्ज, और दूसरा व्हेन जीएसटी इज पेड बाय द ट्रेडर। एक पहली कंडीशन, जीएसटी की मैं बात कर रहा हूं तो जीएसटी के अंदर भी कॉमनली बात करेंगे, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो। सीजीएसटी सेंट्रल, स्टेट एंड दिस वन इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड। तो जब जीएसटी को हम चार्ज करते हैं, कोई भी ट्रेडर जीएसटी चार्ज करेगा, तो ऑब्वियसली देखिए जो चीज हम चार्ज कर रहे हैं जीएसटी को, एक्चुअली जो जीएसटी के बारे में अगर मैं बोलूं तो जीएसटी किसके बिहाफ पर ट्रेडर चार्ज करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और अगर आप पे भी कर रहे हैं तो टू हुम यू आर पेइंग, यू आर पेइंग टू गवर्नमेंट। तो उस कंडीशन में आप याद रखिए कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग देखें, बिजनेस और बिजनेसमैन वाले जो एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो यहाँ पर भी लागू होता है। बिजनेस जो भी जीएसटी कलेक्ट करता है, दैट जीएसटी इज कलेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब हम जो भी जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, दैट बिकम्स अवर लायबिलिटी। और उसके अलावा अगर हम जीएसटी पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो उस कंडीशन में हमारे को जीएसटी का पैसा रिम्बर्स होना चाहिए, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, एसेट्स। तो यानी यहां पर आप जब जीएसटी चार्ज करेंगे तो दैट विल बिकम आउटपुट जीएसटी, दैट बिकम आउटपुट जीएसटी। और अगर हम जीएसटी पे करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन वो तीन आपको हर बार याद रखने ही है। अगर आउटपुट जीएसटी की मैं बात करता हूं तो ये आपकी क्या बनेगी, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों, क्योंकि आप एज ए ट्रेडर, एज ए बिजनेसमैन, यू आर चार्जिंग जीएसटी, जो कि गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू है,
आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर उसको चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्योंकि आपने गवर्नमेंट के बेस पर चार्ज, बिहाफ पर चार्ज किया, तो इट बिकम्स योर लायबिलिटी। वहीं दूसरी ओर जब आप जीएसटी पे करते हैं तो उस कंडीशन में, यानी जब आपने गुड्स परचेज किए तो आप जीएसटी पे करेंगे, तो दैट बिकम योर एसेट्स। तो उस कंडीशन में याद रखिए कि जितना भी इनपुट जीएसटी हम पे करते हैं, इसका हमें बाद में इनपुट क्रेडिट मिलता है। इनपुट क्रेडिट मिलने का मतलब यह है कि अगर आपका कलेक्टेड आउटपुट जीएसटी is more than paid input GST, अगर आपका कलेक्टेड आउटपुट जीएसटी इज मोर देन पेड इनपुट जीएसटी, तो उस कंडीशन में जो बैलेंस बचेगा ये आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। यानी आप गवर्नमेंट को पे करना है आपने, तो ईयर एंड पर आप उसको क्या शो करेंगे, एज ए लायबिलिटी शो करेंगे, क्योंकि आपने कलेक्ट ज्यादा किया और पे कम किया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बिकम योर लायबिलिटी। और जब भी आप अपनी जीएसटी की रिटर्न भरेंगे तो आपको ये जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर वाइस से वर्सा बात मैं करूं तो उस कंडीशन में अगर आपका कलेक्टेड आउटपुट कम है और पेड वाला ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप याद रखिए कि जो गवर्नमेंट विल रिम्बर्स यू, तो ये आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, रिम्बर्स करेगी। तो उस कंडीशन में ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी एसेट्स बन जाएगी। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो उसके बेस पर हम अभी ट्रांजेक्शन्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या पॉसिबल ट्रांजेक्शन इसमें हो सकती है हमारी। तो चलिए इसको हटा देते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में जिसमें हम जीएसटी पे करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन लेते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, व्हेन गुड्स आर परचेज। जब आप क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। तो आप गुड्स कैसे परचेज करते हैं, आप गुड्स दो तरह से परचेज करते हैं। पहला इंट्रास्टेट और दूसरा इंटरस्टेट। पहला इंट्रास्टेट, दूसरा इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या है कि आपने जो भी गुड्स परचेज किए वो विद इन आपने अपने ही स्टेट के अंदर से परचेज किए, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री हो जाएगी, देखिए आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब यहां पर आप सोचिए कि जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे या जीएसटी पे करेंगे, तो एब्सोल्यूट राइट, यू विल हैव टू पे द जीएसटी। तो जो जीएसटी हम पे करते हैं, अभी हमने दो तरह का देखा, एक आउटपुट एक इनपुट। आउटपुट वाला हम कलेक्ट करते हैं, इनपुट वाला हम पे करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या है, लोकल है, तो लोकल ट्रांजेक्शन होने की वजह से हम क्या करेंगे, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे, जितना सीजीएसटी है सीजीएसटी, और जितना उसमें एसजीएसटी होगा तो वो एसजीएसटी डेबिट होगा। और कुल मिलाकर जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, या तो आपका क्रेडिटर्स, अगर उधार खरीदे हैं तो क्रेडिटर्स, अगर आपने चेक पेमेंट कर दिया तो बैंक, और अगर आपने कैश पे किया तो कैश अकाउंट। तो ये समझ आई आपको पहली ट्रांजेक्शन। और याद रखिए यहां पर जो लिखते हैं बीइंग करके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नरेशन। कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जर्नल एंट्री करते समय जर्नल एंट्री की जो समरी लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नरेशन। इसके बाद ये तो रही इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। अब आ जाइए आउटसाइड स्टेट चलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंट्री विल बी सेम, परचेज अकाउंट डेबिट, जिससे आप परचेज कर रहे हैं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट या बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट।
और यहां पर अब क्या आएगा, मैंने आपको बताया विद इन स्टेट रहेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर आउटसाइड स्टेट से आपने गुड्स परचेज किए हैं तो यू हैव टू पे आईजीएसटी, तो देन आईजीएसटी अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो ये समझ आया आप लोगों को पहली ट्रांजेक्शन। इसके बाद चलिए दूसरी ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ये तो हमने गुड्स परचेज कर लिए। अब इसके बाद, अब जैसा कि इसके नाम से ही मालूम है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब आप सर्विसेज किसी की अवेल करते हैं तो सर्विसेज अवेल करते समय कौन कौन से एक्सपेंसेस के ऊपर आपने जीएसटी चार्ज करना है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पे आपने जीएसटी पे करना है और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पर जीएसटी नहीं लगता, इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको लास्ट क्लास में बता ही चुका हूं, नोट्स भी भेजे मैंने। तो उसको ध्यान रखते हुए अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं कि व्हेन एक्सपेंसेस आर इंकर्ड, जब आप खर्चा करते हैं तो खर्चा करते समय भी आपको क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम यही, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट। यानी आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया तो वो एक्सपेंडिचर के अंदर आपने जो जिस पर्सन से डील किया है, जो रजिस्टर्ड डीलर है जिसके साथ में आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो स्टेट रजिस्टर्ड है या आउटसाइड स्टेट, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री हो जाएगी, जो भी आप एक्सपेंसेस करेंगे, एक्सपेंसेस बाय नेम अकाउंट डेबिट, और उसके बाद उस पर आप क्या पे करेंगे, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इसके बाद उसके ऊपर आप एसजीएसटी पे करेंगे, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और इसके बाद अगर आपने कैश में पे किया तो कैश, अगर आपने बैंक के थ्रू पे किया बैंक, और तीसरा क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग। जरूरी थोड़ी है कि कोई खर्चा, क्योंकि हम तो अप्रूवल सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको खर्चा रिकॉर्ड करना है। खर्चा कब रिकॉर्ड करना है, जब वो ड्यू हो जाएगा। इट इज इररिलेवेंट कि आपने उसको पे किया या नहीं किया। पे किया फिर तो कैश और बैंक आएगा ही, अगर पे नहीं किया तो इट विल बी टेकन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं और वो एक्सपेंडिचर आपने किया है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिमिलरली ऊपर की तरह एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी यहां पर हमने जो ट्रांजैक्शन कर डाली तो उसमें ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपको इनपुट वर्ड भी यूज करना है, इनपुट यहां पर भी क्या आ जाएगा, इनपुट तो चलिए यहां तक का भी काम खत्म होता है कि ये हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर कर दिया। तो यानी ये वो दो ट्रांजैक्शन हो गई जिसके अंदर आप गुड्स परचेज करते हैं और साथ में आप एक्सपेंसेस पे करते हैं। तो उस कंडीशन में जीएसटी से रेलेवेंट ट्रांजैक्शन क्या होगी। तो चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। चलिए अब अगली ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसका कंसर्न किससे है, सेल से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम जीएसटी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो नंबर 3 ट्रांजैक्शन व्हेन गुड्स आर सोल्ड अवे, जब आप गुड्स सेल आउट करते हैं तो उस कंडीशन में इंट्रास्टेट सेल एंड इंटरस्टेट सेल। तो पहली ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो जब आप इंटरस्टेट सेल करेंगे तो उस कंडीशन में आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी,
देखिए नॉर्मल एंट्री सोचिए, जब आप सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहां पर इसमें आपको कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है, जीएसटी ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर हमारी जो सेल है वो कैसी है, इंट्रास्टेट। तो इंट्रास्टेट के अंदर क्या होता है कि टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो ये ट्रांजेक्शन डालेंगे। और उस कंडीशन में आप यहां पर ये भी डाल सकते हैं कि अगर आपने कैश या आपको यानी आपने सेल किया, उसमें आपको बैंक में पैसा मिल गया या चेक मिल गया, कैश मिल गया, और अगर उधार सेल की है आपने क्रेडिट सेल, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो इस तरह से टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो जब हम इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में आएंगे तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि अगर आपने सेल की और उसके बदले में पैसा मिल गया तो कैश अकाउंट, अगर चेक मिल गया तो बैंक अकाउंट, और अगर आपने उधार सेल की है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल जो आपका सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। और साथ में क्या क्रेडिट होगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो उस कंडीशन में आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं अगली ट्रांजेक्शन की। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, नंबर 4। जैसे आपने सेल कर लिया, परचेज कर लिया, एक्सपेंसेस कर लिया, तो इसके बाद समटाइम आपको इनकम भी तो अर्न होती है बिजनेस के अंदर। तो फॉर इनकम, ठीक है। तो इनकम क्या हो सकता है, जैसे आपको कहीं से रेंट मिला, कहीं से आपको कमीशन मिलता है, तो इन ट्रांजेक्शन के अंदर भी आपको जीएसटी, या तो आप जब भी इनकम अर्न करेंगे तो आप जीएसटी क्या करेंगे, चार्ज करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम ऐसी कोई इनकम, जैसे रेंट आपको विद इन स्टेट में आपने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टी का कोई पार्ट जो है आपने रेंटल बेस पे दे रखा है, तो जब आप अपने टेनेंट से सेल रेंट कलेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, उनसे जीएसटी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यू आर ए रजिस्टर्ड जीएसटी डीलर। तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री पास करेंगे, अगर आपको रेंट मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर नहीं मिला तो आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट। तीनों में से जो भी, चेक मिला, कैश मिला या मिलना बाकी है, तो क्या आ जाएगा, टू इनकम अकाउंट बाय नेम, जो भी उसका नाम है वो लिख दीजिए। और अब यहां पर आपको क्या करना है, क्योंकि ये इंटरस्टेट है, कैसा है ये, विद इन स्टेट में, सॉरी इंट्रास्टेट है, तो उस कंडीशन में टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो ये ट्रांजेक्शन हमने पास कर दी। इसके बाद अगर ये इंटरस्टेट है तो उस कंडीशन में, यानी जो भी आपको कमीशन मिला, अगर मान लीजिए कि दूसरे स्टेट से आपको कमीशन मिलता है, दूसरे स्टेट से रेंट मिल सकता है, क्या मिल सकता है, बशर्ते कि आपको प्रॉपर्टी वहां हो। तो अगर इंटरस्टेट आपको इनकम है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब आपको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, सेम वही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इसके अलावा कैश अकाउंट डेबिट, और उसके अलावा अगर नहीं मिला तो आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट बाय नेम। और साथ में यहां पर अब क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इंटरस्टेट है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी, यानी जितना भी टैक्स कलेक्ट करेंगे तो दैट विल बी क्रेडिटेड टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो यहां तक समझ आ गया। तो ये 4 तरह की जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये जनरली बिजनेस में आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आती हैं, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आती हैं।
तो यहाँ पर उन ट्रांजेक्शन को भी आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप अगर सेल कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न, अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न भी हो सकता है। और ये दोनों कंडीशन में तो क्या होता है कि आप अपना स्टॉक जो है वापस दे देते हैं। एक और मैंने आपको बताया था कि इनकम या एक्सपेंस हो सकता है आपका, वो कब, कि जब आपके गुड्स जो आपने परचेज किए, देखिए आपने गुड्स परचेज किए वो डिफेक्टिव निकले, या जो आपने स्पेसिफिकेशन दिया था, जो डिजाइन उसको बोला था उस हिसाब से उसने नहीं भेजा आपको, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आप उसको वापस दे दें, भाई रिटर्न कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हल्के फुल्के अगर डिफेक्टिव हैं तो आप उनको यूज कर लीजिए, लेकिन उसके बदले में आप उनसे क्या ले लीजिए, रिबेट ले लीजिए। तो अगर आपने ऐसा किया है, तो क्योंकि जब आपने गुड्स परचेज किए थे, सिर्फ अभी परचेज रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने जब गुड्स परचेज किए थे तो क्या पे किया था, जीएसटी। तो आपने कौन सा अकाउंट डेबिट किया था, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट किया था, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो आपने परचेज करते समय आपने क्या किया, आपने जीएसटी भी डेबिट किया था। तो क्या वो गुड्स जो है आपने यूज की बिजनेस के अंदर, सेल की, नहीं, आपने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। तो जब आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो उसके ऊपर, ये आपकी सेल नहीं है, ये क्या है, आपकी सेल नहीं है। तो क्योंकि ये आपकी सेल नहीं है तो इसके ऊपर आप आउटपुट जीएसटी ले ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे, परचेज रिटर्न, तो जितना इनपुट जीएसटी हमने डेबिट किया था, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जितना हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं उतना ही इनपुट जो आपका जीएसटी है, या मतलब जीएसटी में तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में उतना हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। फिर दूसरा, आप तो छोटे बच्चे नहीं है 11th क्लास वाले कि जिनका कंप्लेंट रहे कि सर जीएसटी समझ नहीं आता, सर जीएसटी टॉपिक से ही हटवा दो। मेरे 11th के बच्चे जो हैं समटाइम मुझे बोलते हैं कि सर ये जीएसटी देना और जीएसटी की रिकॉर्डिंग करना जरूरी है क्या। मैं क्यों, कह रहा सर हटा दो ना, अभी तो छोटे बच्चे हैं, जब बिजनेस करेंगे तब सीख लेंगे ना, बेसिक अकाउंट सिखाओ, हमको अभी से जीएसटी की सिखाते हो। तो भाई वो तो बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग तो एग्जाम देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पे जीएसटी से रेलेवेंट ट्रांजेक्शन आपसे पूछी जा सकती है, तो आप थोड़ा सा मन लगाकर पढ़िए। तो चलिए अगली बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहले परचेज रिटर्न। सबसे पहले परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न में भी आपके पास दो तरह से आपने गुड्स परचेज किए थे। पहले आपने कैसे गुड्स परचेज किए थे, इंट्रास्टेट वाले, और दूसरी कंडीशन में आपने गुड्स कहां से परचेज किए थे, इंटरस्टेट गुड परचेज किए थे। तो दोनों ही ट्रांजेक्शन में परचेज रिटर्न से रिलेटेड एंट्री क्या होगी, तो जब आप देखिए गुड्स परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट। तो जब आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो आप गुड्स किसको रिटर्न करते हैं, आप गुड्स रिटर्न करते हैं किसको, क्रेडिटर्स को। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। एक तरीका और बताता हूं कि आप क्या करिए, सबसे पहले सिंपल एंट्री कर लीजिए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अगर सिंपल है तो उस कंडीशन में दोनों ट्रांजेक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ट्रांजेक्शन में चाहे इंटरस्टेट सेल हो चाहे इंट्रास्टेट हो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब देखिए यहां पर आपने क्या किया, आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो जब आपने ये गुड्स परचेज किए थे तो दैट टाइम यू हैव पेड इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन केस ऑफ इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। यहां आपने पे किया था ना जीएसटी, तो जब आपने जीएसटी पे किया था तो आपने डेबिट किया। अब क्योंकि आपने गुड्स तो सेल की नहीं, आप उसका गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो जब आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट इनपुट जीएसटी का आप रिवर्स कर डालेंगे। तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी
टू इनपुट SGST। तो ये आपने क्या किया, आपने रिवर्स कर दिया, आपने जितना पे किया था उसको रिवर्स कर दिया। और यहां पर भी आप क्या करेंगे, टू इनपुट IGST, क्योंकि यहां पर आपने जब गुड्स परचेज किए थे तो आपने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर IGST पे किया था, इनपुट IGST। अब यहां पर मैंने जगह छोड़ दी आपके लिए, क्यों छोड़ी, क्योंकि देखिए कई बार मुझे आपने एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, शायद मयंक की था या मेरे ख्याल से विकेंद्र था, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या यहां पर जब परचेज रिटर्न करते हैं तो कैश परचेज किया हुआ भी रिटर्न कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आपने परचेज रिटर्न किया और उसके बदले में आपको कैश वापस मिल गया, तो क्रेडिटर की जगह आप कैश अकाउंट, और अगर आपको चेक मिला तो बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपकी कैश परचेज रिटर्न हुई है तो उस कंडीशन में आपको बदले में कैश मिलेगा या बैंक मिलेगा। तो सेम कंडीशन में यहां पर आप कैश और बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। तो चलिए ये ट्रांजेक्शन रही, इसकी यहां पर आपने क्या किया है, रिवर्स किया है। तो अभी बात करते हैं हम किसकी, ये इस कंडीशन में तो हमने क्या किया, जो गुड्स थे वो वापस कर दिए कि भाई तेरा माल नहीं चाहिए, दे जाओ वापस। अब अगली ट्रांजेक्शन में चलते हैं, जिसमें क्या करेगा कि जो भी डीलर रहेगा, ठीक है, उस जिससे हमने गुड्स परचेज किए और वो गुड डिफेक्टिव निकले, तो हमने उसको कंप्लेंट किया कि भाई तेरा माल तो खराब निकला। तो उसने क्या बोला कि सर मेरा माल वापस मत करो, आप अपने पास ही रखो, लेकिन हाँ उसके बदले में मैं आपको रिबेट दे देता हूँ। क्या देता हूँ उसके बदले में, आपको रिबेट दे देता हूँ कि आप जितना भी आपने परचेज किया था उसका 10% अमाउंट मुझे मत देना, बट मेरा आप गुड्स रिटर्न मत करिए, क्योंकि गुड्स रिटर्न करने से सामने वाले की मार्केट क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि किसी की मार्केट खराब हो। अगर हमको लगता है कि उन गुड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं तो, बट ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम भी नहीं करेंगे, तो कुछ रिबेट हम उनसे ले सकते हैं। तो अगली ट्रांजेक्शन आती है when some rebate is received, when some rebate is received on account of defective goods, on account of defective goods। तो यहां पर क्या होता है, goods are not physically रिटर्न, यहां पर गुड्स फिजिकली रिटर्न नहीं किए जाते। हाँ, जितना डिफेक्टिव गुड्स निकले हैं उनको हम कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बदले में कुछ अमाउंट एज ए रिबेट ले लेते हैं। तो रिबेट हमको मिलेगा तो इट इज ए इनकम और लॉस। ऑब्वियसली रिबेट मिल रही है तो हमें कम पैसा देना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो जब भी हमको रिबेट मिलेगी तो क्या एंट्री करेंगे आप, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिबेट मिलने से क्या होगा, जितना अमाउंट आपने क्रेडिटर को पे करना है उतना अमाउंट कम हो जाएगा, टू रिबेट अकाउंट। और इसके बाद रिबेट अकाउंट भी लिख सकते हैं, रिबेट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। तो रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, और उसके ऊपर जितना भी आपने गुड्स परचेज करते समय जितना भी आपने इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पे किया था उसको भी आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये आपने GST को रिवर्स किया। इसके बाद आगे चलते हैं। अब सेकंड कंडीशन ये वाला, ये तो रही आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन, इंट्रास्टेट, लेकिन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन भी है। तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो बिल्कुल सेम एंट्री करेंगे, सिर्फ GST का जो अकाउंट है उसका डिफरेंस आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, और इसके बाद
टू इनपुट IGST अकाउंट। तो इस तरह से आप एंट्री पास कर देंगे। तो ये एंट्री रही किससे रिलेटेड, परचेज रिटर्न, और उससे रिलेटेड किसकी, रिबेट की। परचेज रिटर्न और रिबेट में यही डिफरेंस है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि परचेज रिटर्न और रिबेट में यही डिफरेंस है कि दोनों ही कंडीशन में डिफेक्टिव गुड्स होते हैं। एक में आप डिफेक्टिव गुड्स वापस कर देते हैं और दूसरे के अंदर आप क्या करते हैं, डिफेक्टिव गुड्स को यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ रिबेट मिल जाती है। तो यहां तक उम्मीद है समझ आया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी विल मूव टू आवर सेल्स रिटर्न एंड रिबेट अलाउड। अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे किसकी, सेल्स रिटर्न एंड रिबेट अलाउड। क्योंकि देखिए जैसे डिफेक्टिव गुड्स हमको मिले तो जो सेल हमने की है तो उसमें भी तो कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो सकते हैं, जो हमारा कस्टमर बोले कि भाई ये गुड्स जो है मैं वापस दे रहा हूं आपको। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम भी अपने चाहते नहीं है कि बिजनेस का रेपुटेशन डाउन हो हमारा, तो उस कंडीशन में हम भी उनसे क्या करते हैं, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप गुड्स वापस मत कीजिए, हम आपको थोड़ा सा रिबेट दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा लॉस आप बियर कर लो, थोड़ा हम कर लेते हैं, तो बिजनेस का नाम भी खराब नहीं होता। तो कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो मान जाते हैं तो उस कंडीशन में रिबेट, और अगर नहीं माने तो सेल्स रिटर्न। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेल्स रिटर्न की। इसमें क्या होगा, गुड्स फिजिकली रिटर्न बाय कस्टमर। इसमें हमारा जो कस्टमर है वो क्या करेगा, हमारे को गुड्स रिटर्न करेगा फिजिकली। तो उस कंडीशन में देखिए सेल दो तरह की, कौन कौन सी, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जब भी एंट्री देगा तो लिखेगा डीलर ऑफ महाराष्ट्र सेलिंग गुड्स टू डीलर ऑफ दिल्ली, तो इसका मतलब इंटरस्टेट। ठीक है, अगर दूसरा कई बार आपको ये भी कंफ्यूजन दे सकता है कि जैसे डीलर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, डीलर ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स टू डीलर ऑफ पुणे। अब आपको यहां पर ये मालूम होना चाहिए कि पूना और मुंबई दोनों एक ही स्टेट में आते हैं, तो ये कैसी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट के अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो स्पेशली मेरे बरेली वाले भाई है राजीव भाई, तो वो भी ध्यान रखेंगे। बहुत सारी ट्रांजेक्शन में लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, ये सब नाम आता ही आता है, तो ये तो मेरे ख्याल से इजीली पहचान जाएंगे। तो इसी बहाने बाकी बच्चे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि विद इन स्टेट के अंदर, हालांकि छोटे छोटे अननोन सिटीज का नाम नहीं डालते, सिटीज का नाम वही डाला जाएगा जो फेमस होंगी। जैसे वाराणसी का डीलर है, उसने इलाहाबाद को माल बेचा, तो ये इंटर स्टेट है। पंजाब के अंदर बोल सकता है कि लुधियाना के डीलर ने चंडीगढ़ को बेचा, तो वो भी पहचान जाएंगे, तो कि भाई ये तो विद इन स्टेट वाली है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेल्स रिटर्न, गुड फिजिकली रिटर्न बाय द कस्टमर। अब जब भी आप, पहला तो वही इंट्रा स्टेट की मैं बात करता हूं, और दूसरी बात करेंगे किसकी, इंटर स्टेट की। तो अगर हमने इंट्रा स्टेट की बात की विद इन स्टेट में, तो उस कंडीशन में जब भी आपकी सेल्स रिटर्न आएंगी तो सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट। तो आप क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जब आपने सेल किया था तो सेल करते समय आपने क्या कलेक्ट किया था, आपने आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया था इंट्रा स्टेट सेल पे। तो जितनी सेल रिटर्न होगी उतना ही आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो 2 जिनसे आपको सेल रिटर्न आती है तो वो आपके क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं। जब आप सेल करते हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होता है, जब सेल रिटर्न आएगी तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। समटाइम मैंने आपको बताया कि आपको पैसा भी वापस करना पड़ सकता है, चाहे कैश हो चाहे बैंक के थ्रू हो। तो दिस ट्रांजेक्शन विल बी पास। अगर इंटर स्टेट की बात करूं तो एंट्री विल बी सेम, ओनली एक्सेप्ट टाइप ऑफ जीएसटी। तो वहां पर क्या आ जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी
अकाउंट डेबिट टू या तो डेटर्स या कैश या बैंक। तो ये समझ आया ट्रांजेक्शन। अब यहां पर हमेशा याद रखना कि ये जो आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है। आउटपुट जो है, आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट होगा। ये डेबिट कब होगा? नंबर एक, जब हम पे करेंगे गवर्नमेंट को, और दूसरा कब होगा? जब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि हमने इसको रिवर्स किया है। यहाँ पर भी हमने इसको क्या किया है? रिवर्स किया है। ये रिवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे कुछ और ट्रांजेक्शन में आपके और समझाऊंगा जिसके अंदर क्या होगा कि आपको रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। इसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट पोर्शन जिसमें सेल्स रिटर्न आ गया, गुड्स फिजिकली रिटर्न हो गए। अगली ट्रांजेक्शन जिसमें क्या होता है कि हम गुड्स वापस नहीं लेते उनसे, कि भाई गुड्स वापस मत दो, हम तुमको क्या करते हैं, थोड़ी रिबेट दे देते हैं। तो यहां पर क्या होगा? रिबेट अलाउड टू कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। देखिए मैं बेसिकली दिल्ली से हूं, बट यहाँ पर आकर मेरी भी थोड़ी सी लैंग्वेज खराब हो गई है। कई बार आपको लगता होगा कि सर महाराष्ट्रियन है, बट हम लोग महाराष्ट्रियन है। आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली एंड ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बेसिकली मतलब लिविंग इन ओल्ड दिल्ली। तो वहीं का सारा माल खा के बड़े हुए हैं हम लोग भी। तो थोड़ा सा कभी कभी लैंग्वेज में ऐसा आ जाता है, जैसे मेरे मुंह से अभी निकलने वाला था कि रिबेट अलाउड तो कस्टमर, तो यहाँ पर थोड़ा कस्टमर नहीं बोलते, कस्टमर बोलते हैं। तो थोड़ा सा मतलब बुरा मत मानिए अगर कुछ ऐसा वर्ड निकले जो आपको समझ ना आए। तो चलिए, रिबेट अलाउड टू कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। जब आप डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई करते हैं किसी को, तो उस कंडीशन में अगर गुड्स उसने फिजिकली वापस नहीं किए तो आपको कुछ रिबेट देना पड़ता है। तो वो रिबेट कैसे देते हैं आप? ऑब्वियसली जब आप रिबेट देंगे तो इट इज अ प्रॉफिट और लॉस। लॉस। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर एंट्री लिखेंगे रिबेट अकाउंट डेबिट। पहला कौन सी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं? इंट्रास्टेट की। इंट्रास्टेट की, तो उस कंडीशन में जितना भी आउटपुट सीजीएसटी आप डेबिट करेंगे रिवर्स, आउटपुट एसजीएसटी भी डेबिट करेंगे। और टू, ये रिबेट किसको देंगे? ये रिबेट आप कैश में नहीं देते, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, ये रिबेट हम कैश में नहीं देंगे, ये हम किसको देंगे? हमारे डेटर्स को देंगे, ठीक है। कहीं आप सोचो कि सर यहाँ तो कैश लिखना भूल गए, भाई भूला नहीं हूं, ठीक है। डेटर्स को हम लेजर दे भी सकते हैं वैसे, अगर कोई बंदा बोले कि आपने डिफेक्टिव दिया इतना पैसा हमको कैश दो, तो हो सकता है देना भी पड़े। बट इन जनरल में क्या होता है कि हम लोग जो छोटे मोटे ऐसे कस्टमर आते हैं ना कैश वाले, हमको तो भगा देते, भाई यार से गुड्स लेकर, ठीक है, नहीं चाहिए भाई तेरे को, नहीं ले तेरा माल वापस। बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा, आप बताते हैं डिफेक्टिव गुड्स है, मानता ही नहीं सामने वाला, बोलता नहीं जी आपने घर से खराब करके लाए हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि डेटर्स, और सम टाइम जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको कैश भी देना पड़ सकता है। इसके बाद ये सेकंड ट्रांजेक्शन लेते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट है। तो डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ किसका रहेगा? जीएसटी की एंट्री का डिफरेंस रहेगा। तो जीएसटी की एंट्री का डिफरेंस क्या रहेगा? आप लिखेंगे रिबेट अलाउड। रिबेट अलाउड या रिबेट अकाउंट डेबिट एक ही बात है। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट और टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहां तक हमारी एंट्रीज कंप्लीट होती हैं जिसके अंदर हमने डील किया किससे रिलेटेड? जब आप सेल रिटर्न करते हैं या रिटर्न, यानी बेसिक जो एंट्रीज है वो लगभग कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी आएंगी जो कि आपने पढ़ी तो है, वो आपने सिंपल पढ़ी है, लेकिन क्या उसके अंदर क्या जीएसटी का कुछ इंप्लीकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो चलिए वो भी देख लेते हैं फटाफट से। मैं चाहता हूं कि जितनी भी एंट्रीज हैं हम लोग डिस्कस कर लें इस लेक्चर के अंदर, और आप लोग उसको नोट करके रखें, ताकि इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास लाइव वाली लेंगे तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर सकें, जिसमें आपको करते समय मजा आए, हाँ भाई कुछ सीखने को मिला है। हालांकि मैं ट्रायल बेस पर आपको कुछ एंट्रीज भेजने वाला हूं,
तो मैं चाहता हूं कि आप भी, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, मेच्योर्ड है, और सारे मैक्सिमम बच्चे मेरे साइंस साइड वाले हैं, तो मैं साइंस वाले बच्चे वैसे भी ज्यादा होशियार होते हैं, क्योंकि होशियार है तभी तो बीटेक एमटेक कर लेते हैं, नहीं तो हमारे जैसे कॉमर्स लेके पढ़ा रहे होते आप भी, या कॉमर्स लेके बैठे होते। तो चलिए एक बार बात करते हैं इसके ऊपर। स्टार्टिंग में जब मैंने ये वीडियो लेक्चर से पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैं बहुत बोर होता था। बोर इसलिए होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि, लगता क्या था और है भी ऐसा, कि सामने कोई बैठा ही नहीं है और मुझे जो है ऐसा बिहेव करना पड़ता था, और आई वॉज क्वाइट गेटिंग बोर्ड कि अरे सामने कोई है नहीं लेकिन बच्चों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि समझ नहीं आता ना, नहीं तो पढ़ाने का भी मजा नहीं आता। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने सभी बैठे हैं, हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मैं जानता ही नहीं बाय फेस, तो मुझे मालूम ही नहीं है कि कौन कैसा है कैसा नहीं दिखता। शायद कभी आप सामने आए तो मुझे पहचान भी नहीं आएंगे कि कौन है आप, बाद में पता लगेगा अरे ये तो मेरे पास पढ़ के गया स्टूडेंट है मेरा, या मैं मुझे तो आप खैर पहचान जाएंगे, रोज ही देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार ऐसा रखेंगे जिसमें आप लोगों के साथ में लाइव आने वाला हूँ, जिसमें आप लोग अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे सब, तो उस कंडीशन में सबको मालूम होना चाहिए कि कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है सब कैंडिडेट में। तो एक कभी फुर्सत में ऐसी क्लास भी रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं अगली ट्रांजेक्शन की, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। जब आप एसेट्स परचेज करते हैं, तो जब आप एसेट्स परचेज करते हैं, एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस होता है। गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल, वेयर एज एसेट्स आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ यूज, यानी बिजनेस में अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए, ताकि आप बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज करके आप इनकम अर्न कर सके, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी। तो जब भी आप एसेट सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तो उस कंडीशन में आपके पास वही दो ही ऑप्शन रहेंगे। पहली एंट्री जिसके अंदर आपने क्या किया, जो भी एसेट्स परचेज की है वो अपने विद इन स्टेट के डीलर से परचेज की है, या आपने दूसरे स्टेट के डीलर से परचेज की है, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। तो अगर इंटर स्टेट की मैं बात करूं, जब भी आप एसेट्स परचेज करेंगे तो आप क्या एंट्री लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी उसका नाम है उसका नाम लिख दीजिए, बाय नेम डेबिट टू, अब सॉरी यहाँ पर टू अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम एसेट्स परचेज करेंगे तो उस कंडीशन में हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी पे करना है तो इंट्रा स्टेट में क्या रहेगा, एसजीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी। तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों का थिंकिंग, अगर आप परचेज करते हैं इंट्रा स्टेट तो उस कंडीशन में यू पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कुछ हिस्सा स्टेट के लिए भी देंगे, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो टू बैंक, अगर आपने उधार खरीदा तो यहां पर वेंडर अकाउंट आएगा। इस कंडीशन में यहां पर आते हैं तो जो भी एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर। अब आप कई लोग सोच रहे हो कि सर आपने यहाँ कैश क्यों नहीं लिखा। जनरली क्या होता है कि जो एसेट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि हम लोग कैश ट्रांजेक्शन में डील नहीं करते, उसके लिए हम लोग बैंक के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। बड़ी बड़ी पेमेंट सारी या तो बैंक के थ्रू होती है, नहीं तो क्रेडिट बेस पे होती है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी मुझे कुछ बच्चों ने जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन करवा रहा था तो दो अकाउंटिंग इक्वेशंस मैंने दी थी आपको। एक अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसी थी जिसमें ये बोला गया था कि गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, और एक ट्रांजेक्शन मतलब कुछ भी नाम ले सकते हैं। एक में आपको बोला गया था कि आपने एसेट परचेज किया है, एक में आपने बोला था कि गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट। दोनों ही ऑन क्रेडिट पे थे। मैंने आपके लिए दोनों अकाउंट अलग अलग किए थे, वेंडर अलग और क्रेडिटर अलग। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा अभी कि सर क्या दोनों को एक साथ दिखा सकते हैं, दोनों ही तो लाइबिलिटी है। तो डेफिनेटली दोनों ही लाइबिलिटी है, बिल्कुल सही बात है आपकी। बट क्रेडिटर जो है दीज आर कंसिडर्ड फॉर गुड्स ओनली, तो इसीलिए आप वेंडर अलग दिखाएं और क्रेडिटर्स का क्लासिफिकेशन अलग रखें तो अच्छा रहता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हैं तो आपको उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह से एक बच्चे ने मेरे से अकाउंटिंग इक्वेशन में ये भी पूछा कि सर एक ट्रांजेक्शन दी हुई है
ट्रांजेक्शन क्या दी है, फर्नीचर रेफ्रिजरेटर परचेज, रेफ्रिजरेटर परचेज। तो रेफ्रिजरेटर परचेज है, सिर्फ इतना लिखा है, तो उस कंडीशन में क्या इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी या एंट्री होगी? देखिए अगर अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर में ये दिया हुआ है तो उसमें कहीं ये तो नहीं लिखा ना कि जो बिजनेसमैन है उसने अपना पर्सनल पैसा यूज किया है। हालांकि उसने जो परचेज की है एसेट्स वो अपने घर के लिए परचेज की है, ड्राइंग है उसकी, ठीक है, लेकिन इसको हम एज ए ट्रांजेक्शन इसलिए रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसको रिकॉर्ड करते समय कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन की है। तो जब आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन में एज ए पार्ट दिया हुआ है तो आप ये मान के चलेंगे कि भले ही उसकी पर्सनल एसेट्स है लेकिन उसने पैसा कहाँ का यूज किया, बिजनेस का। तो चलिए असेट से मुझे याद आया तो इसलिए मैंने वो भी डिस्कस कर लिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं, आई एम क्वाइट हैप्पी। बहुत सारे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्टिव बच्चों के साथ में बात करने में मुझे बहुत मजा आता है। हो सकता है मैं आपकी बात का जवाब तुरंत ना दे पाऊं, बट जैसे ही मुझे समय मिलता है, ठीक है, तो मैं इसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछिए, अगर मेरे पास जवाब है तो 100% आपको मिलेगा ही। हालांकि अब तो गूगल का टाइम है, बच्चे तो गूगल सर्च करके ढूंढ लेते हैं आंसर बहुत सारे, तो वो भी ढूंढिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं अगली ट्रांजेक्शन्स की, कुछ और ट्रांजेक्शन भी डील करते हैं। पहले देख लेते हैं कि लेक्चर बहुत बड़ा तो नहीं हो गया आपके लिए। नहीं, अभी तो हम लोग और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये ट्रांजेक्शन तो हमारी हो गई, रिबेट अलाउड हो गया, रिबेट रिसीव्ड हो गया। अब इसके बाद कुछ एंट्रीज हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जिसके अंदर क्या है कि जीएसटी का इंप्लीकेशन रहेगा। और वो एंट्री देखिए, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, परचेज। और मैंने आपको स्पेशली बहुत बार इंफेसाइज करके बोला है कि अगर परचेज रिटर्न या सेल, इन दो के अलावा जब भी आपकी गुड्स आपके स्टॉक में से माइनस होती हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, परचेज अकाउंट ही क्रेडिट करना है। तो जब आपने जिन गुड्स को आपने खरीदा था उसके ऊपर आपने इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी पे किया, तो जब उन गुड्स को आप परचेज अकाउंट में क्रेडिट करके आप दिखाएंगे कि ये बिजनेस में कंज्यूम ही नहीं हुई, यानी आपने उनको सेल नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जितना भी इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी पे किया है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, 4-5 ट्रांजेक्शन है तो फटाफट से पढ़ सकते हैं, ठीक है, 5-7 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहली ट्रांजेक्शन लेते हैं जिसके अंदर क्या है, आपको ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर, ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर। जब भी प्रोप्राइटर जो ऑनर है बिजनेस का गुड्स आपके यूटिलाइज कर लेता है तो उस कंडीशन में आपको दो प्राइस अगर गिवन है, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस, तो आपको ये एंट्री किस पे करनी होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। जब मैं जूम क्लास देता हूं तो एक दो बच्चों के हाथ हमेशा ऐसे खड़े हो जाते हैं, सर हमको मालूम है, तो वेरी गुड, मजा आता है उसमें भी मुझे देखने में। तो कॉस्ट प्राइस पे हम ये एंट्री पास करते हैं हमेशा, सेल प्राइस से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। तो जब भी आप गुड्स प्रोप्राइटर विड्रॉ करेगा तो उस कंडीशन में क्या एंट्री पास करते हैं, हमेशा आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और यहां पर क्या लिखते हैं आप, हमेशा टू परचेज अकाउंट। तो मुझे एक बात बताइए कि जब आपने ये गुड्स परचेज की थी तो इन गुड्स पर क्या पे किया था, जीएसटी। तो क्या आपने ये गुड्स सेल की, नहीं। अगर आपने गुड्स सेल नहीं की तो यू हैव राइट कि आप अपना जितना भी इनपुट जीएसटी है उसको रिवर्स कर सकते हैं। यानी
सिंपल बोलने का मतलब है जब आपने जीएसटी पे किया और अगर ये गुड्स आपने सेल नहीं की तो उस कंडीशन में उतना ही जीएसटी जो है आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां पर इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों किस कंडीशन में, ये दोनों उस कंडीशन में जब आपकी कैसी सेल हो, जब आपने गुड्स परचेज की हो, वो वाली जो ड्राइंग की है इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या आएगा, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये वाली ट्रांजेक्शन उस कंडीशन में कि जो गुड्स ऑनर ने विड्रॉ की है वो आपने इंटर स्टेट गुड्स परचेज की थी, तो दोनों में से एक ही आएगा, या तो ये या ये। चलिए, ये पहली ट्रांजेक्शन रही ड्राइंग की। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन लेते हैं जिसके अंदर गुड्स गिवन बाय ऑनर एज सेल्स प्रमोशन और चैरिटी। जब आप अपनी गुड्स जो है ऑनर, मतलब ऑनर क्या करता है, बिजनेसमैन, ऑनर का मतलब यहाँ बिजनेस ही एक तरह से पे कर रहा है, या सिंपल इसको हटा ही देता हूं मैं। तो एंट्री क्या होगी, गुड्स गिवन एज सेल्स प्रमोशन और चैरिटी। आपने क्या किया कि कुछ गुड्स जो है एज ए सेल प्रमोशन या चैरिटी में पे कर दी, जिसके अंदर आपको कई बार और भी वर्ड मिलेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्री सैंपल हो सकता है, एज एन एडवर्टाइजिंग हो सकता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट करते हुए इतने गुड्स आपने फ्री सैंपल में दे दिए या चैरिटी में दे दिए, नहीं तो डोनेशन वर्ड भी यूज हो सकता है। जितनी भी ट्रांजेक्शन हो सब में इफेक्ट सेम रहेगा। तो जब भी आप इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन देखते हैं तो क्या ये गुड्स जो आपने परचेज किए थे, जो गुड्स आपने परचेज किए थे, तो ये गुड्स जब आपने परचेज किए तो आपने क्या पे किया था, उसके ऊपर जीएसटी, चाहे वो आपका इंटरस्टेट हो और चाहे वो इंट्रास्टेट हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब आपने ये गुड्स परचेज किया आपने जीएसटी पे किया, लेकिन क्या ये गुड्स आपने सेल किए, नहीं किए। अगर सेल किए होते तो आप जीएसटी कलेक्ट करते। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी आपको, क्योंकि इन गुड्स पर हमने इनपुट जीएसटी पे किया है तो उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, यहां पर एंट्री पास करता हूं मैं। एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री आप करेंगे सेल प्रमोशन जो है दैट इज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कीजिए, या चैरिटी अकाउंट डेबिट कीजिए, या डोनेशन अकाउंट डेबिट कीजिए, या सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट कीजिए। जो भी आपको दिया है उसके हिसाब से आप डेबिट कर सकते हैं। तो इनमें ये कोई सा भी अकाउंट डेबिट करिए जो क्वेश्चन में गिवन है, वो सब में सेम ही डेबिट होने वाला है। और यहां पर अब क्या आ जाएगा, क्योंकि आपने कौन सी गुड्स दी है, जो आपने परचेज की थी, तो आपका क्या हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट। और इसके बाद क्या रहेगा, टू इनपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी में चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी, यानी ये दोनों हो, या आईजीएसटी, जो भी आपने गुड्स परचेज करते समय पे किया था तो उतना अमाउंट इसका हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ये समझ आया आप लोगों को। तो चलिए इसके बाद कुछ और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। इसके बाद अब जो बच जाता है वो थोड़ा सा बचेगा, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। वो दो एक एंट्री और बचेंगी छोटी छोटी, तो उनको खत्म करने के बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। चलिए अगली एंट्री लेते हैं, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड
डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट, debited to expenses account, but some part of expenses are personal expenses of ऑनर। ये बहुत ही अच्छी एंट्री है कि आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर पे किया, और एक्सपेंडिचर पे करते समय आपने क्या किया, सारा का सारा एक्सपेंसेस में बुक कर दिया। बाद में आपको पता लगा कि जितना भी हमने एक्सपेंडिचर में बुक किया है उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमने एक्सपेंसेस पे किया तो उस समय हमने क्या किया होगा, उसके ऊपर जीएसटी पे किया होगा, चाहे वो सीजीएसटी एसजीएसटी हो या इंटीग्रेटेड जीएसटी हो। तो बाद में हमको पता लगता है कि भाई इसमें से तो कुछ ऑनर का पर्सनल है, तो ऑनर का जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो उसका जीएसटी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जीएसटी माइनस करना पड़ेगा ना, कारण क्योंकि वो बिजनेस का जीएसटी नहीं है, उसका हम रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितना भी इनपुट जीएसटी होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। कारण क्योंकि हमने जीएसटी पे किया तो गवर्नमेंट हमको रिम्बर्स करती है वो जीएसटी, ठीक है, क्योंकि जीएसटी का फाइनल इंपैक्ट किस पर जाता है, जीएसटी का फाइनल इंपैक्ट जाता है जो कंसर्न कंज्यूमर होता है उसके ऊपर। तो यहाँ इस केस में अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर पे किया तो उसमें से जितना पोर्शन ऑनर ने कंज्यूम किया वो उसका फाइनल है। तो ऑनर और बिजनेसमैन दोनों अलग, बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बिजनेस जो है वो ऑनर के पर्सनल एक्सपेंस का जीएसटी क्यों बियर करेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो इस ट्रांजेक्शन को लिखने से पहले ये मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। ये विद एग्जांपल कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹1 लाख, हमने 1 लाख रुपए का रेंट पे किया और उसके अंदर कितना जीएसटी पे किया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच, कितना ये पे किया। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे जब हम रेंट पे करेंगे, तो हमने एंट्री पास की रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने जीएसटी पे किया है और सीजीएसटी एसजीएसटी की बात हो रही है तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट, यानी जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं जिस स्टेट के अंदर, उसी सिटी के अंदर या उसी स्टेट के अंदर हम रेंट पे कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसके बाद इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इसके बाद हम क्या करेंगे, टू बैंक या कैश, कितना हमने पे किया, रेंट पे किया हमने 1 लाख रुपीस, इसके ऊपर 9% मीन्स 9,000 दिस, 9,000 दिस, और टोटल मिलाकर 1,18,000 रुपए का हमने रेंट पे कर दिया। बाद में हमको पता लगा कि भाई जितना रेंट पे किया है तो उसमें इसने लिख के दिया कि आउट ऑफ अबव रेंट, ऊपर जितना भी रेंट पे किया है, ₹30,000 pertain to ऑनर्स रेजिडेंस, जितना हमने ये पे किया है उसमें से 30,000 का जो रेंट है वो ऑनर के रेजिडेंस का है, यानी उस जो टोटल रेंट पे किया हमें मालूम नहीं था, हमने पे कर दिया। बाद में पता लगा 70,000 तो फैक्ट्री का था, ऑफिस का, और बाकी 30,000 ऑनर के रेजिडेंस का, तो वो भी उसने पे किया। तो अगर हमें पहले ही पता होता तो ये 30,000 रुपीज हम कहाँ बुक करते, ड्राइंग में बुक करते ना उसकी। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, अब ये इसकी क्या बन जाएगी, ड्राइंग। तो हम ड्राइंग लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और जितना इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी हमने पे किया है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी,
तो यहां पर एंट्री क्या आ जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, रेंट 30,000, उसके ऊपर कितना 9%, 2700, तो 35,400 रुपीज क्या हो जाएगी उसकी ड्राइंग। तो इस तरह से ये एंट्री पास की जाएगी। तो यहां से सबको क्लियर हो गया, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी पूछने का तो मतलब ही नहीं है, जूम क्लास नहीं है ये। तो चलिए यहां तक की ये एंट्रीज कंप्लीट होती है। एक बिल्कुल फाइनल एंट्री मैं लेता हूं और फाइनल एंट्री लेकर फिर अगली क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए लास्ट एंड फाइनल एंट्री, लास्ट एंड फाइनल एंट्री related to loss of goods, loss of goods। अब देखिए कई बार क्या होता है कि किसी भी रीजन से आग लग गई, चोरी हो गई, तो उस कंडीशन में हमारे गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं। तो जब गुड्स लॉस्ट होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री पास करेंगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट, या थेफ्ट भी हो सकता है, जो भी आपका हो, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट और थेफ्ट अकाउंट डेबिट। तो आप यहां पर क्या करते हैं, लिखते हैं ना टू परचेज अकाउंट। अब ये गुड्स कौन सी लॉस्ट हुई हैं, ये गुड्स वो लॉस्ट हुई हैं जिसके ऊपर हमने खरीदते समय क्या दिया था, जीएसटी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, और अगर ये दोनों नहीं तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो ये एंट्री हम पास करेंगे। तो यहां पर आकर हमारी जीएसटी की जो मैक्सिमम एंट्रीज हैं वो खत्म हो गई। इसके अलावा जो एंट्रीज आएंगी हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे।